हेलो फ्रेंड, आइए अब जहाँ से हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था उसी के आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अकबर के समय में हुए प्रमुख विद्रोहों के बारे में बात करते हैं। अकबर के समय हुए प्रमुख विद्रोह। ठीक है, अकबर के समय में हुए प्रमुख विद्रोहों में पहला होता है अब्दुल्ला खां उज़्बेक। अब्दुल्ला खां उज़्बेक का पहला विद्रोह होता है। ये कहा जाता है जब मालवा में बाज बहादुर के विरुद्ध जो है पीर मोहम्मद को नियुक्त किया जाता है, तो पीर मोहम्मद को नियुक्त करने के बाद जब वहाँ पर अधिकार कर लिया जाता है और बाज बहादुर को वहाँ से हटा दिया जाता है, तो बाद में पीर मोहम्मद को जो है बाज बहादुर ने एक सेना संगठित करके पीर मोहम्मद के ऊपर पुनः आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उसने पीर मोहम्मद को हटा दिया और शासन सत्ता पे पुनः अधिकार कर लेता है। ऐसी स्थिति में अकबर ने अब्दुल्ला खां उज़्बेक को उसके खिलाफ नियुक्त करता है और अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने बाज बहादुर को पराजित कर दिया और पुनः जो है मालवा पर अधिकार कर लिया। तो जब मालवा पे पुनः मुग़ल सत्ता की स्थापना हो जाती है, तो यहाँ पर अब्दुल्ला खां जो है इसने क्या किया कि अपने आप को धीरे धीरे अपनी शक्तियाँ बढ़ाने लगा और यहाँ से होने वाला आय जो होता था, कर वगैरह मिलता था, उसको जो है बादशाह के पास ये नहीं भेजता था, अपने पास रख लेता था। तो धीरे धीरे ये स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, और इसके इस व्यवहार से, इसके इस षड्यंत्र से जो है अकबर बड़ा नाराज़ हुआ और बाद में इसको दंडित करने के लिए जो है अकबर ने स्वयं इसके खिलाफ अभियान किया और इस तरीके से ये पहला जो प्रमुख जो विद्रोह रहा अब्दुल्ला खां उज़्बेक, इसके विद्रोह को दबा दिया गया। तो अकबर के समय में ये प्रमुख पहला विद्रोह होता है, अब्दुल्ला खां उज़्बेक का विद्रोह होता है और इस विद्रोह को जो है अकबर ने दबा दिया। ये विद्रोह लगभग 1564 में ये विद्रोह होता है और इसको दबाकर बहादुर खान को यहाँ का सूबेदार बनाया गया, मालवा का बहादुर खान। ठीक है, इसको मालवा का सूबेदार बनाया गया, मालवा का सूबेदार। ठीक है, तो अगर कभी ये पूछे कि अगर अब्दुल्ला खां को हटाकर इसकी जगह मालवा का सूबेदार किसे बनाया गया, तो आप बता सकते हो बहादुर खां को। ठीक है, इसी को मालवा का सूबेदार बनाया जाता है। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्वेश्चन आया है कि सबसे पहले जो है मालवा के विरुद्ध किसे नियुक्त किया। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि सबसे पहले मालवा के विरुद्ध पीर मोहम्मद को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? तो पीर मोहम्मद को। ठीक है, पीर मोहम्मद। चूँकि ये क्वेश्चन जो है एक बार जो है चयन आयोग में आ चुका है और उसके बाद ये यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये जानते रहिएगा कि मालवा के खिलाफ किसे सबसे पहले नियुक्त किया था अकबर ने। देखिए यहाँ थोड़ा सा अंतर है, इसलिए अंतर है कि अकबर ने 2 व्यक्तियों को मालवा के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया। पहले नियुक्त किया पीर मोहम्मद को और उसके बाद अब्दुल्ला खां उज़्बेक को नियुक्त किया। तो अब ये देखना है कि इसमें ऑप्शन में दोनों के नाम होंगे। ठीक है, पीर मोहम्मद भी होगा और अब्दुल्ला खां उज़्बेक भी होगा। तो आपको ये देखना है कि पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछ रहा है कि मालवा में हुए प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने प्रथम बार या पहली बार किसे नियुक्त किया, अगर ऐसा पूछेगा तब हो जाएगा पीर मोहम्मद। और या ये कहे कि मालवा के विद्रोह को किसने दबाया, ये अंतर है, इस अंतर को जानते रहिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो उस मालवा के विद्रोह को किसने दबाया, अगर ये पूछा जाए तब हो जाएगा अब्दुल्ला खां उज़्बेक, इसने इसके विद्रोह को दबाया था। ठीक है, और अब्दुल्ला खां उज़्बेक के विद्रोह को दबाकर अकबर ने मालवा की जिम्मेदारी या मालवा का सूबेदार किसे बनाया, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर खां। ठीक है, तो बहादुर खां को जो है इसने मालवा की जिम्मेदारी दी, मालवा का सूबेदार बनाया। इस तरीके से कम इससे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और आप इन तीनों क्वेश्चन को बता सकते हैं। और उसके बाद अगला जो विद्रोह होता है, तो इसके बाद जो अगला विद्रोह होता है वो उज़्बेकों का विद्रोह होता है। उज़्बेक और मिर्ज़ा का विद्रोह होता है।
ठीक है। तो मिर्ज़ा हकीम जो इसका सौतेला भाई होता है मिर्ज़ा हकीम, तो मिर्ज़ा हकीम ये शासन सत्ता पे अधिकार करना चाहता है। ठीक है, हकीम या मिर्ज़ा हकीम या हकीम मिर्ज़ा, कुछ भी कहे कोई दिक्कत नहीं, मिर्ज़ा हकीम या हकीम मिर्ज़ा, ये अकबर का सौतेला भाई होता है। ये उज़्बेकों की सहायता से जो है शासन सत्ता पे अधिकार करना चाहता है और इसलिए जो है इसने विद्रोह किया। जब इसने मिर्ज़ा हकीम ने उज़्बेकों की सहायता से जब इसने विद्रोह किया तो इसके विद्रोह को दबाने के लिए मुग़ल सेना भेजी गई और इसने मुग़ल सेना को पराजित कर दिया। तो जब मुग़ल सेना पराजित हो जाती है तो इसके विद्रोह को दबाने के लिए अकबर स्वयं जाता है। ठीक है, तो अकबर स्वयं जाता है। तो जब अकबर के बारे में इसने मिर्ज़ा हकीम को पता चलता है कि इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर स्वयं आ रहा है, तो ऐसी अवस्था में जो है ये स्वयं जो है ये घबरा जाता है और घबरा के भागने लगता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ मिर्ज़ा और उज़्बेकों के विद्रोह का जो है अकबर ने इनके विद्रोहों का दमन कर दिया और उज़्बेक विद्रोही भी गंगा पार के आगे नहीं बढ़ पाते। अकबर ने अपने सैनिकों के साथ गंगा नदी पार किया और इलाहाबाद के निकट मनकुवाल स्थित उज़्बेकों के शिविर पर हमला बोल दिया और इस रणभूमि में ये सारे लोग मारे जाते हैं। तो इस तरीके से इनके विद्रोह को जो है यहाँ पे अकबर ने दबा दिया। तो ये दूसरा विद्रोह होता है, अकबर के समय का एक प्रमुख विद्रोह होता है। और इसके बाद अकबर के समय का अगला जो विद्रोह होता है वो अफ़गान बलूचियों यूसुफ जाइयों का विद्रोह होता है। यूसुफ जाइयों का विद्रोह, यूसुफ जाइयों का विद्रोह। ठीक है, अकबर के समय में जो अगला विद्रोह होता है वो किसका होता है, तो यूसुफ जाइयों का विद्रोह होता है। जहाँ तक यूसुफ जाइयों के विद्रोह की बात है तो लगभग 1585 में इनका विद्रोह होता है। यूसुफ जाइयों का विद्रोह कब होता है, 1585 में। 1585 में यूसुफ जाइयों का विद्रोह होता है। ठीक है, और यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, बीरबल हिंदू सरदार होता है। बीरबल को ही यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने नियुक्त किया था और ये कहा जाता है इस विद्रोह को दबाने के लिए ये बड़ी वीरतापूर्वक यूसुफ जाइयों से लड़ता है, लेकिन यूसुफ जाइयों ने धोखे के साथ जो है बीरबल की हत्या कर दी। तो इसी यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते हुए ही बीरबल की हत्या होती है। तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीरबल की मृत्यु कैसे हुई थी, तो आप बता सकते हो कि यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान ही बीरबल की मृत्यु होती है। ठीक है, और बीरबल का एक और नाम होता है, कभी कभी पूछा जाता है बीरबल का एक अन्य नाम क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि बीरबल का एक अन्य नाम होता है महेश दास। ठीक है, ये इसका एक और नाम होता है बीरबल का। जब भी कभी अगर आपसे पूछें तो आप बता सकते हो। तो इस तरीके से यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते हुए जब बीरबल की मृत्यु हो जाती है तो अकबर इनके विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं जाता है। और जब अकबर इनके विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं जाता है और इसके विद्रोह को दबा दिया जाता है, बाद में मानसिंह और टोडरमल द्वारा इस विद्रोह को अकबर नहीं बल्कि मानसिंह और टोडरमल इस विद्रोह को दबाने के लिए जाते हैं और मानसिंह ठीक है, अकबर नहीं जाता बल्कि मानसिंह और टोडरमल को भेजता है, टोडरमल। ठीक है, मानसिंह और टोडरमल को अकबर ने भेजा इनके विद्रोह को दबाने के लिए और इन दोनों ने इसके विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इनके विद्रोह को यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाकर फिर से जो है शांति व्यवस्था कायम की गई। तो जब कभी अगर पूछे तो आप बता सकते हो कि यूसुफ जाइयों के विद्रोह को किसने दबाया था, तो मानसिंह और टोडरमल। और इसके बाद जो अगला विद्रोह होता है शहजादा सलीम का विद्रोह होता है। अगला विद्रोह किसका होता है, तो शहजादा सलीम का विद्रोह। शहजादा सलीम
1599 में लगभग इसने विद्रोह किया है। ठीक है, शहज़ादा सलीम ये लगभग 1509 में है, कहीं कहीं डेटिंग इसकी 1602 देता है, कोई बात नहीं। तो शहज़ादा सलीम की बात जहाँ तक है तो ये कहा जाता है कि इसका जो जन्म हुआ था शहज़ादा सलीम का, ये आमेर के राजा भारमल की पुत्री, भारमल या बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो जोधाबाई से इसका जन्म हुआ था और बड़ी मन्नतों के बाद, ठीक है, बड़ी मन्नतों के बाद फ़तेहपुर सिकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर कई बार याचना की अकबर ने, और उनकी याचना के बाद जो है ये पुत्र पैदा हुआ था। बड़ी याचनाओं के बाद और बड़ी मिन्नतों के बाद ये पुत्र पैदा हुआ था, और इसीलिए जो है अकबर ने इसको प्यार से इसको अकबर सेखू बाबा कह के बुलाता था। ठीक है, बड़ा इसको लाड प्यार के साथ इसको पाला था और बड़ा ही स्नेह इसके साथ रखता था, और इसीलिए सलीम जो है बचपन में ही बिगड़ैल स्वभाव का हो जाता है। क्योंकि किसी भी बच्चे के साथ जब लाड प्यार ज़्यादा दे दिया जाता है, आवश्यकता से अधिक लाड प्यार बच्चे को देना कहीं न कहीं ये जो है उसके स्वभाव में परिवर्तन ला देता है, वो बिगड़ैल स्वभाव का हो जाता है। और सेम यही सलीम के साथ हुआ, इसे बड़े लाड प्यार के साथ पाला गया, तो कहीं न कहीं अकबर का बहुत अत्यधिक लगाव, अत्यधिक इससे प्रेम और इसे जो है बिगड़ैल बना देता है। तो और दूसरी बात ये होती है कि अकबर एक लंबे समय तक इसने शासन किया, लगभग 1556 से लेकर 1605 तक, तो एक लंबा समय हो जाता है। इसने लंबे समय तक जब शासन किया तो इसीलिए कहीं न कहीं जो है शहज़ादा सलीम के मन में शासक बनने की एक जो है आकांक्षा जो जागृत हुई, तो इसीलिए जो है ये एक लंबा समय तक इंतज़ार नहीं करना चाहता था। और हो न हो ये भी एक दूसरी बात हो विद्रोह करने के लिए, सलीम के विद्रोह के पीछे एक कारण ये हो सकता है कि अकबर का ज़्यादा समय तक शासन सत्ता पर आसीन रहना। ठीक है, फ़िलहाल जो भी हो, शहज़ादा सलीम ने जब इसके खिलाफ़ विद्रोह किया और विद्रोह करके ये चला जाता है इलाहाबाद चला जाता है, और विद्रोह करके जब इलाहाबाद चला जाता है तो बाद में जो है अकबर ने इसे मनाने का पूरा प्रयास किया, और उस दौरान इसको मनाने के लिए अकबर ने जो है अबुल फजल को दक्षिण से बुलाता है। अबुल फजल को जो है ये दक्षिण में उस समय था, चूँकि दक्षिण में अभियान करने के लिए ही अकबर ने अबुल फजल को भेजा था, तो ये दक्षिण से अबुल फजल को बुलाता है, चूँकि इसका बहुत ज़्यादा अबुल फजल के साथ लगाव होता है। तो जब ये अबुल फजल को दक्षिण से वापस बुलाता है तो इसी दौरान रास्ते में शहज़ादा सलीम के ही इशारे पर वीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या करा दी। वीर सिंह बुंदेला, ये छत्रसाल नरेश होता है, वीर सिंह बुंदेला, इसी ने जो है शहज़ादा सलीम के इशारे पर अबुल फजल की हत्या करा दी। तो ये यहाँ से भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है ये कि अबुल फजल की हत्या किसके इशारे पर की गई थी। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि अबुल फजल की हत्या शहज़ादा सलीम के इशारे पर की गई थी, और किसके द्वारा की गई अगर ऐसा पूछता है तो वीर सिंह बुंदेला, छत्रसाल नरेश वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में आप बता सकते हो। तो जब इसने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो है अबुल फजल की हत्या करा दी, तो अबुल फजल की हत्या का जब समाचार अकबर को मिलता है तो वो बड़ा दुखी हो जाता है, और दुखी होने के बाद इसने जो है शहज़ादा सलीम को मनाने के लिए जो है इसने अपनी पत्नी सलीमा बेगम को भेजा था। सलीमा बेगम, ठीक है, सलीमा बेगम ये बैरम खां की पत्नी थी, जो बाद में जिससे अकबर ने अपना विवाह कर लिया था। तो इस तरीके से इसने जो है सलीमा बेगम को इसे मनाने के लिए भेजा, और बाद में सलीमा बेगम के कहने पर ये वापस आता है अकबर के पास। अकबर ने इसे क्षमा कर दिया, और फिर बाद में कुछ दिन के बाद इसने पुनः जो है विद्रोह किया और ये भागकर इलाहाबाद चला जाता है। तो इस तरीके से अकबर के जो जीवन के आखिरी समय होते हैं तो कहीं न कहीं शहज़ादा सलीम के विद्रोह के कारण जो है ये बड़ा दुखी हो जाता है। ठीक है, और बाद में जो है
शहज़ादा सलीम को किसी तरीके से मनाता है, उसका एक कारण और होता है शहज़ादा सलीम को बार बार मनाने का और इसको किसी प्रकार का दंडित नहीं करता। तो इसके पीछे कारण होता है कि इसके जीवन काल में ही इसके दो पुत्रों शहज़ादा मुराद और दूसरा होता है शहज़ादा दानियाल। तो दो इसके पुत्र होते हैं, एक शहज़ादा मुराद और दूसरा होता है शहज़ादा दानियाल। तो शहज़ादा मुराद और शहज़ादा दानियाल शहज़ादा मुराद और शहज़ादा दानियाल दोनों की मृत्यु जो है इसके जीवन काल में ही हो जाती है। तो इनके मरने के बाद सारी आशा और आकांक्षा जो है शहज़ादा सलीम पर टिकी होती हैं। तो इसीलिए कहीं न कहीं शहज़ादा सलीम को जो है ना दंडित करने का एक कारण ये भी होता है क्योंकि इसका उत्तराधिकारी जो है कोई ऐसा इसके पास कोई इसकी संतान नहीं होती। तो कहीं न कहीं जो है इसकी एक मजबूरी होती है कि बार बार विद्रोह करने के बाद भी जो है और बार बार षड्यंत्र रचने के बाद भी जो है अकबर इसे क्षमा कर देता है। तो इसके पीछे ये कारण रहा है। तो जब कभी अगर इसके पीछे कारण की बात करेगा तो आप बता सकते हो कि शहज़ादा मुराद और शहज़ादा दानियाल की चूँकि पहले ही मृत्यु हो जाती है और इसीलिए अकबर की एक मजबूरी होती है कि इसके बार बार विद्रोह करने के बाद भी इसको दंडित नहीं करता। तो अब आइए इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं साम्राज्य विस्तार। ठीक है, जहाँ तक अकबर के साम्राज्य के विस्तार है तो प्रारंभिक समय में जिसके समय के जितने भी सारे विद्रोह हुए उन सभी विद्रोहों को दबाने के बाद इसका पूरा ध्यान अब अपने साम्राज्य विस्तार पर होता है। अकबर एक चूँकि प्रारंभिक अवस्था में जो जितने भी सारे विद्रोह हुए उन विद्रोहों को दबाने के बाद इसको ये महसूस होने लगा था कि भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जा सकती है और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार करना जब प्रारंभ किया तो इसका पहला जो प्रथम अभियान होता है, इसका प्रथम अभियान 1561 में, ये डेटिंग भी आपको आनी चाहिए, 1561 में इसका पहला अभियान होता है मालवा। जहाँ तक मालवा पर अभियान करने की बात है तो मालवा पर अभियान करने का कोई कारण हमको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि कोई ऐसा कारण ही नहीं था जिसके कारण जो है ये मालवा पर आक्रमण करता और मालवा को अपने अधीन करता। मालवा का जो शासक था बाज बहादुर होता है, बाज बहादुर और इसकी पत्नी होती हैं रूपमती। पत्नी का नाम था रूपमती। ठीक है, तो ये जो शासक होता है बाज बहादुर ये बड़ा विलासी प्रवृत्ति का शासक होता है और शासन सत्ता से ये बड़ा उदासीन रहता था। शासन सत्ता से कोई जैसे इसका लेना देना नहीं हो और ये अपनी पत्नी रूपमती के रूप सौंदर्य पे बड़ा प्रभावित था और ये संगीत गायन के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देता था। संगीत और गायन के क्षेत्र में संगीत और गायन में इसका बड़ा मन लगता था और अपनी पत्नी रूपमती से ये असीम प्रेम करता था। चूँकि रूपमती में सारे वो गुण विद्यमान थे जो एक सुंदर महिला के साथ साथ सुंदरता के साथ साथ कुछ ऐसे स्त्रियों के गुण भी होते हैं जो पुरुषों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो वो कहीं न कहीं वो सारे गुण इस महिला के अंदर विद्यमान होता है। तो बाज बहादुर जो अपनी पत्नी रूपमती से, ये इसकी प्रेयसी थी और पत्नी भी, प्रेयसी और पत्नी दोनों होती है, प्रेयसी पहले पत्नी बाद में होती है। तो प्रेयसी पत्नी थी इसीलिए इसका लगाव जो है रूपमती से ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये इसके साथ आनंद प्रमोद में जो है अपना जीवन बिता रहा था। राज सत्ता से जो है ये बड़ा उदासीन रहता था। तो कहीं न कहीं जो है अकबर के अगर मालवा पर अभियान की बात की जाए तो इसके साम्राज्य विस्तार की नीति के सिवा और कोई दूसरा कारण नहीं नज़र आ रहा है कि जो अकबर को मालवा पर अभियान करने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, चूँकि ये इतना सरल सीधा स्वभाव का शासक था जिसने जो है अकबर के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं खड़ी की
और उसके बाद भी अकबर ने अगर मालवा पर अभियान किया तो इसके पीछे इसका जो मेन कारण रहा होगा, जो रीज़न रहा होगा, वो साम्राज्य विस्तार ही रहा होगा। अदरवाइज कोई दूसरा ऐसा कारण नज़र नहीं आ रहा है जिसके लिए अकबर जो है मालवा पर अभियान करता। तो मालवा पर बाज बहादुर के शासन को समाप्त करने के लिए जो है मालवा पर पहले पीर मोहम्मद को नियुक्त किया जाता है। और पीर मोहम्मद ठीक है, मालवा पर अभियान के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो पीर मोहम्मद को मालवा पर अभियान के लिए नियुक्त किया गया। और पीर मोहम्मद से हुए युद्ध में बाज बहादुर ये पराजित हो जाता है। उसके बाद जो है मालवा पर इसका पीर मोहम्मद का अधिकार हो जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद बाज बहादुर और इस ने जो है अपनी शक्ति को एकत्रित किया, संगठित किया। उसके बाद पुनः जो है मालवा पर इसने आक्रमण किया और पीर मोहम्मद को हटाकर शासन सत्ता पे पुनः अपना अधिकार कर लेता है। लेकिन इसकी शासन सत्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती और फिर मालवा पर अभियान कर ले कि अब्दुल्ला खां उज़्बेक को इसके विरुद्ध नियुक्त किया जाता है। तो अब्दुल्ला खां उज़्बेक को नियुक्त किया। अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने बाज बहादुर को पराजित कर दिया और रूपमती ने जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए रूपमती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। और बहुत भारी मात्रा में जो है बहुत सारी स्त्रियों यहाँ की बहुत सारी स्त्रियों ने जौहर कर लिया। जौहर अलग होता है, एक होता है जौहर प्रथा, दूसरी होती है सती प्रथा। तो दोनों में अंतर होता है। अगर कहे सती प्रथा किसे कहते हैं तो पति के मरने के बाद जब स्त्री उसकी चिता पे ही जलकर मर जाती है तो ऐसी प्रथा को जो है हम सती प्रथा कहते हैं। और जौहर जब सामूहिक रूप से चिता तैयार करा के एक साथ कई सारी स्त्रियां जब उसमें जलकर मर जाती हैं, ऐसी प्रथा को हम जौहर प्रथा कहते हैं। तो जब भी सती प्रथा और जौहर प्रथा में अंतर की बात करेगा तो आप बता सकते हो कि जौहर प्रथा और सती प्रथा में ये मुख्य अंतर होता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर बाज बहादुर का अधिकार हो जाता है। लेकिन बाद में जो है अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने भी जो है यहाँ पे स्वतंत्र एज शासक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इसके विरुद्ध अकबर ने इसके विरुद्ध जो है अभियान किया और इसको हटाकर यहाँ पर बहादुर खां को नियुक्त कर दिया। बहादुर खां, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो है किसे दे दिया गया? बहादुर खां को दे दिया। और बाद में बाज बहादुर जो है अकबर जब ये पराजित होने के बाद इधर उधर काफ़ी दिन तक भटकता रहा और भटकने के बाद ये पुनः जो है अकबर की अधीनता में चला जाता है और इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने इसे अपने दरबार से संबंधित कर दिया। तो इस तरीके से ये पहला अभियान इसका अगर पूछे कि अकबर का साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से किया गया पहला अभियान किसके खिलाफ था, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप बता सकते हो कि पहला अभियान इसने मालवा पर किया था। और दूसरा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि मालवा पर अकबर ने कब अभियान किया, तो आप बता सकते हो कि 1561 में मालवा पर अकबर ने अभियान किया। और चौथा क्वेश्चन अगर अगला पूछे तो ये पूछ सकता है कि मालवा का शासक कौन था, तो आप बता सकते हो कि मालवा का शासक बाज बहादुर होता है। और इसके लिए किसे नियुक्त किया? तो पीर मोहम्मद, बाद में अब्दुल्ला खां उज़्बेक को। तो इस तरीके से मालवा से संबंधित जो भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप ऐसा इसका आंसर दे सकते हैं। और इसका जो दूसरा अभियान होता है वो इसका दूसरा अभियान चुनार के लिए होता है। चुनार पर इसने अपना अगला अभियान किया। साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से दूसरा अभियान इसका होता है वो चुनार पर होता है, ठीक है। चुनार का जो क्षेत्र होता है, इन क्षेत्रों को अकबर ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये दूसरा ऐसा अभियान अगर पूछा जाए कि अकबर का किसके खिलाफ किया था तो आप बता सकते हो कि चुनार के किले पर इसने अभियान किया। और ये भी यहाँ का दुर्ग जो है अकबर ने जीतने के बाद आसफ खां को यहाँ के दुर्ग को का क्षेत्र जो है आसफ खां को दे दिया जाता है। आसफ खां को यहाँ नियुक्त किया गया, ठीक है। और ये भी अभियान जो है चुनार का भी अभियान अकबर करता है 1561 में। तो 1561 में मालवा का भी अभियान किया जाता है और 1561 में जो है ये आपका चुनार पर भी अभियान किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें आमेर की, राजपूताना क्षेत्र की बात किया जाए तो आमेर पर इसका अगला अभियान जो होता है, क्योंकि आमेर का जो राजा होता है आमेर, ये 1562 में होता है आमेर पर। आमेर का जो राजा होता है भारमल या बिहारीमल। आमेर का शासक था भारमल, भारमल, ब्रैकेट में रख सकते हैं बिहारीमल।
भारमल या बिहारीमल, ये अजमेर का शासक होता है। राजपूत शासक कछवाहा राजपूत शासक था। अगर ये पूछे तो कैसा था, तो कछवाहा, कहीं लिख दे रहे हैं कछवाहा, कछवाहा राजपूत शासक था। और ये जब अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे अकबर जा रहा था, तो उसी दौरान जो है स्वेच्छा से ये अकबर के समक्ष आता है, आमेर का राजा भारमल। और स्वेच्छा से आने के बाद इसने जो है अकबर से ये अनुनय विनय किया इसने कि आप मेरी पुत्री जोधाबाई का विवाह जो है अपने साथ करने के लिए स्वीकृति प्रदान करें। तो अकबर जो है उसने आश्वासन दिया कि अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे दर्शन करने के बाद वापस आऊँगा तो आपकी पुत्री जोधाबाई के साथ विवाह करूँगा। तो उसके बाद अकबर जब वापस आता है तो वापस आने के बाद आमेर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई, ठीक है, नाम भी जानते रहिएगा, क्या नाम था, तो जोधाबाई, भारमल की पुत्री का नाम होता है जोधाबाई। और जोधाबाई के साथ अकबर ने अपना विवाह किया था। तो पहला ये राजपूत, ऐसा राजपूत शासक होता है जिसने अपना वैवाहिक संबंध जो है मुग़ल राजघराने से किया। तो मुग़ल घराने से पहला ऐसा कौन सा राजपूत शासक होता है जिसने अपनी पुत्री का विवाह मुग़लों में अकबर के साथ किया? अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप बता सकते हो कि आमेर का राजा भारमल, जो कछवाहा राजपूत शासक होता है, उसने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था। ये अकबर का ये कहें तो पहला विवाह नहीं होता, इसके पहले सलीमा बेगम के साथ भी उसने विवाह किया था। ये पहला राजपूत शासक होता है जिसकी पुत्री के साथ इसने विवाह किया। और दूसरा इसने, ये तो आमेर का शासक होता है, दूसरा इसने जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री, जो दूसरा इसका विवाह होता है अकबर का, जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री होती है, उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह की पुत्री के साथ भी उसने अगला विवाह किया था। तो ये जानते रहिएगा कि अगर यहाँ से पूछे कि अकबर ने अपना पहला विवाह किसके साथ किया, तो आप किस राजपूत शासक से इसने अपना पहला वैवाहिक संबंध बनाया, तो आप बता सकते हो जोधपुर की राजकुमारी भारमल की पुत्री जोधाबाई के साथ इसने अपना पहला विवाह किया था। और जोधाबाई को एक अन्य नाम से जानते हैं, मरियम उज़्ज़मानी के नाम से जोधाबाई को जाना जाता है, ठीक है। तो जब भी अगर आप से पूछा जाए कि मरियम उज़्ज़मानी किसका नाम था, तो आप बता सकते हो कि जोधाबाई का ही नाम मरियम उज़्ज़मानी होता है। अगला जो इसका अभियान होता है, अगला जो इसका अभियान होता है वो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ जो हमने बताया आपको, उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ भी इसने अपना अगला विवाह किया था, जगत गोसाई, ठीक है, इसको भी जानते रहिएगा। कभी पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि अगला जो इसने विवाह किया था उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के साथ, इसको भी जोधाबाई के नाम से भी बुलाते हैं। तो जगत गोसाई के साथ इसने अपना अगला विवाह किया और इससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम होता है शहजादा खुर्रम। इसी से एक पुत्र पैदा हुआ था जिसको शहजादा खुर्रम के नाम से जाना जाता था। आगे चल के जो है ये शाहजहाँ के रूप में शाहजहाँ के रूप में ये शासन सत्ता पर आसीन होता है, जो जहांगीर का पुत्र होता है। ये भी एक राजपूत महिला के साथ किया गया विवाह होता है और ये विवाह जहांगीर ने किया था। जहांगीर। अगर राजपूत महिला की बात की जाएगी तो राजपूत महिला से पहला विवाह हो जाएगा जोधाबाई का, दूसरा विवाह हो जाएगा जहांगीर का, जो उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के साथ इसने किया और इसी से खुर्रम पैदा हुआ था। और इसका एक और विवाह हुआ था, एक और राजपूत कन्या जिसका नाम होता है मानबाई। इसका विवाह भी ये भगवान दास की पुत्री थी, भगवान दास की पुत्री थी मानबाई। इसका भी विवाह जहांगीर के साथ ही हुआ था और इसके से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम होता है शहजादा खुसरो का जो है जन्म इसी के साथ हुआ था। बाद में जहांगीर ने बहुत ज़्यादा मदिरा पान वगैरह करने लगा और अब विलासी प्रवृत्ति का शासक हो जाता है। इसी से परेशान होकर मानबाई ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मानबाई और खुसरो की समाधि एक ही जगह बनाई गई है, इनका मकबरा इलाहाबाद में खुसरो बाग में है।
तो इस तरीके से राजपूत महिलाओं की अगर बात की जाएगी तो एक साथ जो है लगे हाथ हमने तीनों राजपूत महिलाओं के बारे में बता दिया जिनके साथ जो है मुग़लों ने अपना वैवाहिक संबंध बनाया है। तो पहला अगर पूछेगा तो ये बता सकते हैं, बाकी के जो है जहांगीर के समय में आगे चलेंगे तो जब जहांगीर में तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे की जो बचे हुए इसके पार्ट हैं उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।